नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद हैप्पीनेस के इस हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, इस वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बताया था पहले कि ये वैकेंसी आ गई है और अब जो है ये ऑनलाइन अप्लाई करना भी स्टार्ट हो गया है। 16 तारीख से 16 मार्च से स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट इसकी बहुत ही नज़दीक है। मात्र 15 दिन का समय दिया गया है, तो 31/3/2019। तो जो भी लोग इस फॉर्म को डालना चाहते हैं और डाल दें। इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर इसका एग्ज़ाम पैटर्न भी क्लियर हो गया है, इंटरव्यू कितने नंबर का होगा ये सब क्लियर हो गया है। तो दोस्तों, अगर ये आप फॉर्म डालना चाहते हैं, इसके अंदर 3 पोस्टें हैं, तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन जरूर दबाएं जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। क्योंकि आपको पता होगा कई जॉब के प्रोफाइल हम डाल चुके हैं, जैसे रेलवेज़ के, और आने वाले समय में स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सभी के जॉब प्रोफाइल आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे धीरे धीरे करके। क्योंकि आप में से ही कई लोगों का सिलेक्शन होता जा रहा है और वही लोग हमें बताते हैं अपनी जॉब के बारे में, तो वो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा जब आप जानेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं दोस्तों। इसके अंदर जो वैकेंसी है वो है डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर। ये जो दोस्तों वैकेंसी है ये क्लास 1 है। आपको पता होगा जो क्लास 1 ऑफिसर की रिक्रूटमेंट होती है वो या तो यूपीएससी करता है या फिर हमारा स्टेट आयोग करता है, जो स्टेट का जो हमारा लोक सेवा आयोग होता है वो करता है। ठीक है, मगर ये जो वैकेंसी है दोस्तों ये एक ऑटोनोमस बॉडी की है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के अंतर्गत आती है। बहुत ही दमदार नौकरी है। और जो इसका एग्जाम का पैटर्न है वो इतना ज़्यादा टफ नहीं है जितना कि यूपीएससी और यूपीपीएससी का होता है, यानी कि जो आपके राज्य का लोक सेवा आयोग का होता है, क्योंकि उसके अंदर डिस्क्रिप्टिव भी होता है, कई चीज़ें होती हैं। इसमें आप बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं अगर आप इस एग्जाम के प्रति गंभीर हैं तो। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं इसके अंदर जो वैकेंसी है दोस्तों वो है डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर की, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की और मल्टीटास्किंग स्टाफ। आप जिसके लिए भी एलिजिबल हो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। वैकेंसी इसके अंदर 200 हैं और ये चीज़ भी लिखी गई है कि वैकेंसी जो है वो आने वाले समय में बढ़ाई जा सकती हैं, और ये भी लिखा है घटाई जा सकती है, मगर जो है बढ़ेंगे ही, आप परेशान ना हो, ये कम नहीं होंगी। तो 100 वैकेंसी हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट डीवाईसी की। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए हैं 73 और 52 हैं एमटीएस के लिए। दोस्तों, अब यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो पीजी मांगा गया है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट इन डिग्री चाहिए किसी में भी। अब मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, चाहे आपके पास एमए हो, एमएससी हो, एमबीए हो, एमटेक हो, आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट डिफाइन नहीं किया गया है यहाँ पर कि यही सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। डिज़ायरेबल के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डिज़ायरेबल तभी मान्य होता है जब 2 लोगों के नंबर बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएँ। आगे बढ़ते हैं। बीकॉम। दोस्तों, ये जो वैकेंसी अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की है इसमें मांगा गया है बीकॉम। मगर रुकिए, ये भी लिखा हुआ है, मान लीजिए जिन लोगों के पास बीकॉम नहीं है, बीएससी या बीए है, तो ऐसे में अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है अकाउंट वर्क का, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के भी अंदर होता है, अगर वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको दे देते हैं तो भी वो मान्य होगा। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। और टाइपिंग स्पीड इसमें 30 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए इंग्लिश में, या फिर 25 की हो हिंदी में। चॉइस है, दोनों एक साथ नहीं होंगी। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में होनी चाहिए। फिर बात करें एमटीएस की। एमटीएस में दोस्तों हाई स्कूल मांगा गया है सिर्फ और सिर्फ, जो कि एसएससी में मांगा जाता है वही वाला है ये। एज के बारे में बात करते हैं। एज दोस्तों इसके अंदर डीवाईसी डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर की जो है वो है 28 साल, और जो रिलैक्सेशन है वो आपको मिलेगा जो 5 साल का मिलता है एससी एसटी को, और ओबीसी के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी गाइडलाइन है वही रिजर्वेशन आपको मिलेगा। ठीक है, एज मैक्सिमम जनरल के लिए जो है 28 है, और 28 ही अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट में है। एमटीएस के लिए 18 से 25 है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, सैलरी पे आ जाते हैं। जो सैलरी है इसकी दोस्तों 7th पे कमीशन के अनुसार वो लेवल 10 के अंदर फॉल करती है। ये वही सैलरी है जो कि एक यूपीएससी क्लास 1 ऑफिसर को मिलती है। जो आपको पता होगा जो क्लास 1 ऑफिसर की स्टार्टिंग सैलरी होती है वो लेवल 10 ही है, यानी कि 56,100 ये बेसिक होगी। और जो आपकी अगर ग्रॉस सैलरी की बात करें जो इसके अंदर बनने वाली है दोस्तों, वो कम से कम आपकी 70 से 75,000 मिनिमम बनेगी। ठीक है, 2 साल का आपका प्रोविजन होगा, उसके बाद जो है फिर सैलरी समय समय पर बढ़ेगी। जैसे कि आपको पता होगा कि जब क्लास 1 ऑफिसर से ही स्टार्टिंग हो जाती है तो फिर आगे की जो सैलरी है वो काफ़ी अच्छी, मतलब प्रमोशन इसमें काफ़ी अच्छे होंगे आपके, और इंक्रीमेंट भी काफ़ी अच्छे लगेंगे। सैलरी के अलावा आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों वो है मेडिकल फैसिलिटी, ग्रुप इंश्योरेंस, हाउस बिल्डिंग एडवांस, पर्सनल कंप्यूटर लोन, ये सारे आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इनके बारे में मैं डिटेल में बताऊँगा ये क्या चीज़ें होती हैं, ये जब सेंट्रल गवर्नमेंट के बेनिफिट्स पे बनाऊँगा एक वीडियो तब बताऊँगा। ठीक है, उसके अलावा अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट में जो है सैलरी होगी दोस्तों ये 2400 ग्रेड पे वाली है। जो हम 6 पे कमीशन के बारे में बात करें लेवल 4, 25,500 इसकी बेसिक होने वाली है। ठीक है, एमटीएस में वही 18,000 वाली है, 18,000 बेसिक होगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एग्ज़ाम देखिए, एग्ज़ाम जो दे रखा है डीवाईसी का एग्ज़ाम पैटर्न
वो देखिए कितना बढ़िया है। आप अगर एसएससी की भी तैयारी कर रहे होंगे तब भी इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। कैसे? रीजनिंग है 40 नंबर की। रीजनिंग, क्योंकि हमारे एक मित्र थे जिन्होंने इस एग्ज़ाम को दिया था, उन्होंने मुझे बताया था कि जो रीजनिंग है दोस्तों इसकी, वो ना तो एसएससी की वाली है ना बैंक वाली है, इसके बीच का आप समझ सकते हैं। ठीक है, दोनों का मिक्सचर है, मगर बैंक की तरह ज़्यादा टफ नहीं होगी और एसएससी की तरह बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं होगी, तो दोनों का मिक्सअप आएगा। तो आप ये कर सकते हैं। जनरल नॉलेज में अगर बात कहा जाए तो पॉलिटी वगैरह से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन थे, तो जनरल नॉलेज आप वहाँ से कर सकते हैं। इंग्लिश भी एसएससी वाला लेवल था। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मतलब जैसे एसएससी में कभी कभी बहुत ज़्यादा टफ आ जाते हैं, तो इतने टफ नहीं थे, नॉर्मल मैथ थी इसके अंदर। ठीक है, और जो जनरल पेपर होने वाला है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, सोशल कल्चर, लीगल एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इसके अंदर आपकी जो है जनरल अवेयरनेस काफ़ी अच्छी आएगी। तो देखा जाए ना दोस्तों, ये भी जीएस का ही पार्ट है, और जिन लोगों की जीएस स्ट्रांग है वो इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। अगर हम दो पे बात करें, जनरल नॉलेज भी यही चीज़ है, और ये वाला जो आप नंबर 4 पे देख रहे हैं वो भी, यानी कि 80 नंबर आपके सिर्फ और सिर्फ जीएस अगर आपकी अच्छी है तो आप ये मतलब हासिल कर सकते हैं इस जॉब को। और जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों 2 घंटे का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इंटरव्यू इसमें कितने होने वाला है दोस्तों? आप इस एग्ज़ाम को जितना अच्छा क्वालिफाई करेंगे, 80% जो वेटेज होगा वो आपके रिटन का होगा, और 20% वेटेज ही इसके अंदर होने वाला है इंटरव्यू का। तो यानी कि मान लीजिए अगर आपके इंटरव्यू में कम भी बनते हैं नंबर, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत वाली नहीं है अगर आपने रिटन में अच्छा कर लिया। ठीक है, फिर आपका एसीटी, या आप पढ़ सकते हैं पोस्ट ऑफ अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। ठीक है, इसमें यही वाला है कि रीजनिंग है, अकाउंट, हाँ इसमें अकाउंटेंसी अलग से है क्योंकि अकाउंट की जॉब है ये, तो अकाउंटेंसी जिनकी अच्छी होगी वही कर पाएंगे। और इंग्लिश हो गई, कंप्यूटर नॉलेज हो गई, और एप्टीट्यूड हो गया। एमटीएस के लिए बिल्कुल सेम एसएससी वाला। अब यहाँ पर आप देखिए क्या बता रखा है, कितना बढ़िया है कि जो ड्यूटीज़ होंगी डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर की वो किस तरीके की होंगी दोस्तों। मेंटेन क्लोज लाइजन विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो आप काम करने वाले हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब होते हैं, डीसी या डिप्टी कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहें, तो उनके साथ मिलकर ही आपको काम करना है। यानी कि जो आपके कॉन्टैक्ट्स वगैरह हैं इन सब के साथ रहेंगे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के अंदर दोस्तों ये एक ही पोस्ट होने वाली है, और आपको पता होगा कि जो डिस्ट्रिक्ट की पूरी जिम्मेदारी होती है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास ही होती है, तो इनके साथ में मिलकर ही काम करना है। ठीक है, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, एनजीओ, प्रमोशन ऑफ सेल्फ रिलायंट यूथ क्लब, तो जितना भी मतलब जिले के अंदर यूथ है उनसे रिलेटेड जो भी स्कीम आएंगी सरकार से रिलेटेड, तो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आप ही के तहत किया जाएगा। और ये पूरा आप डिटेल में पढ़ लेना। ठीक है, काफ़ी मज़ेदार जॉब है, काफ़ी रोमांचकारी जॉब है। इसके आगे हम बात करें, जो क्लर्क की जो पोस्ट है वो तो आपको पता है अकाउंट वाली ही रहने वाली है, मगर हाँ क्योंकि जो इनका ऑफिस होगा उन्हीं के साथ में ही ये काम करने वाले हैं। ठीक है, और एमटीएस के लिए ड्यूटीज़ ये साफ हैं, आप पढ़ सकते हैं जितनी भी ड्यूटीज़ होती हैं, जैसे क्लीनिंग ऑफ द रूम, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द रूम, वॉच एंड वार्ड ड्यूटीज़, तो ये सारी ड्यूटीज़ हैं वो करनी होंगी। इसके अलावा नॉलेज जो होनी चाहिए एक डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर को, या आप देख सकते हैं कि एबिलिटी टू एडमिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये एक तरीके की एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब ही है, क्लास 1 ऑफिसर। और जैसे कि आपको पता है कि यूपीएससी के अंदर और यूपीपीएससी में डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है, तो जिन लोगों का मान लीजिए नॉलेज तो है, हर बार प्री निकाल लेते हैं, मान लीजिए मेन में आप किसी वजह से फेल हो जाते हैं, क्योंकि प्री निकालना भी दोस्तों बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि आपको फैक्चुअल जानकारी बहुत होनी चाहिए तभी आप प्री निकाल सकते हैं, और मेन में तो आपकी आंसर राइटिंग देखी जाती है। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर आपकी आंसर राइटिंग सही नहीं है तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम को निकाल दें और उसके बाद आपका इंटरव्यू आएगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव टाइप ने जब एग्जाम निकाला है तो आपको इंटरव्यू की तो मतलब बता ही पाएंगे, और 20% वेटेज है, कोई इतना बड़ा वेटेज भी नहीं है। रिटर्न आप अच्छा कर लेंगे तो आपका इसमें सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, और क्वालिफिकेशन पर मैंने आपको बता ही दिया है कि जो है इसमें सभी तरीके का पीजी मान्य है। ठीक है, इसमें कोई चिंता वाली नहीं है कि मैंने कॉमर्स से नहीं किया है या फिर मेरा साइंस से हो रखा है, ये आप कर सकते हैं। और ये एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराने वाला है वो आईबीपीएस कराने वाला है, जैसे साफ साफ लिखा हुआ है कि आईबीपीएस शैल होल्ड द ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस सेंटर। एग्जाम सेंटर देख सकते हैं आप, यहाँ पर एग्जाम सेंटर की लिस्ट भी दे रखी है, आप अपने स्टेट के हिसाब से देख लें। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश के काफ़ी लोग होंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ है, आगरा है, इलाहाबाद, बरेली, कानपुर, तो ये जगह हैं, यहाँ पर आप दे सकते हैं। और जो लोग दिल्ली के रहने वाले हैं वो दिल्ली में देखेंगे तो दिल्ली एनसीआर का पूरा ही एरिया कवर है, जिसके अंदर दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, ये सब एनसीआर में जो भी आता है वो सब आप जो है अप्लाई कर सकते हैं अगर दिल्ली के रहने वाले हैं। ठीक है, फ़ीस के बारे में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर अभी फ़ीस तो नहीं दी है, हाँ, तो हाउ टू अप्लाई ये सब आपको पता ही है कि किस तरीके से अप्लाई करना है। अभी आगे हम देखते हैं और कोई डिटेल रह गई हो तो। हाँ, फीस आ गई। फीस थोड़ी सी दोस्तों इसमें ज़्यादा है ना, 700 रुपये है, मगर इस चीज़ का आप अगर आपको नॉलेज है, ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए बेनिफिट देने वाली है, क्योंकि कई लोग होंगे जो 700 रुपये देख के इस फॉर्म को भरे ही ना,
कि 700 रुपये भाई और सिलेक्शन होना नहीं है। तो ऐसे में जब फीस ज़्यादा होती है तो फॉर्म कम पड़ता है। तो आप तभी इस फॉर्म को भरें जब आपको वाकई में कम से कम आपने यूपीएससी या फिर आप स्टेट लोक सेवा आयोग का प्री का एग्ज़ाम निकाल चुके हो। जिन लोगों ने प्री का एग्ज़ाम निकाला होगा उनके लिए बहुत बढ़िया है। और साथ में जो लोग एसएससी का भी एग्ज़ाम दे रहे हो, क्योंकि एसएससी वाली मैथ और इंग्लिश, क्योंकि जो लोक सेवा आयोग के देते हैं उनकी मैथ और इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती, तो एसएससी और यूपीपीएससी ये दोनों जो एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट होंगे वो इसमें बाजी मार जाएंगे। ठीक है, तो और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और ईएसएम एक्स सर्विसमैन इनके लिए जो है वो निल है। फीमेल के लिए है दोस्तों 350 रुपये। ठीक है, वो चाहे किसी भी कैटेगरी की हो उनके लिए होगा। ईडब्ल्यूएस वाला भी इसके अंदर दे रखा है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए जो है वो आपको मिलेगा। रिजर्वेशन एज में नहीं है मगर हाँ सीटों में मिलेगा। और ये बहुत ही जल्दी होगी परीक्षा दोस्तों। ठीक है, परीक्षा भी जल्दी होगी और इसमें आपकी ज्वाइनिंग भी बहुत जल्दी होगी। तो अगर आप चाहते हैं इस साल में आपको नौकरी मिले तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा चांस हो सकता है। और देख लेते हैं और कुछ बचा ना हो, ये सब फोटो वगैरह अपलोड करने का है। तो दोस्तों तैयारी आप करते रहें, हमारे चैनल के द्वारा आपको समय समय पर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और एक चीज़ और मैं कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में उसमें काफ़ी स्टडी मटेरियल भी शेयर किया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।